नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम भारतीय अफवाह तंत्र की चर्चा करेंगे विस्तार से। देखिए, किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ का जो अफवाह तंत्र होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और भारत जैसा राष्ट्र जो कि मानसून पर निर्भर करता है, उसके लिए नदियाँ और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो भारत में सैकड़ों छोटी बड़ी नदियां हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं। जो भारत का अफवाह तंत्र है वो यहाँ की स्थलाकृति पर डिपेंड करता है। वर्तमान में जो स्वरूप हमें भारत में देखने को मिलता है अफवाह तंत्र का, वो बहुत एक लंबी विकास की प्रोसेस से गुजर के बना है। और इसको देखने के लिए हम नदी तंत्र को विकास के आधार पे दो बड़े मेजर भागों में हम बांटते हैं भारतीय अफवाह तंत्र को। हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। तो जो हिमालय की नदियां हैं, इससे तीन मुख्य नदी तंत्र निकलते हैं, जिनमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तीन इंपॉर्टेंट है। ये जो तीनों तंत्र हैं ये बहुत ही पुराने नदी तंत्र हैं। इनमें से कुछ ऐसी नदियां हैं जो हिमालय से भी पुरानी हैं और कुछ ऐसी नदियां हैं जो हिमालय की उत्पत्ति के बाद प्रवाहित होना शुरू हुई हैं। ये जो सिंधु, सतलज, अलकनंदा, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ये बहुत ही गहरे गोर्ज बनाती हुई बहती हैं। और ये जो नदियां हैं, इनके गोर्ज की गहराई को देखते हुए ये प्रमाणित हो जाता है कि ये हिमालय से भी पुरानी है। जैसे जैसे हिमालय की उत्पत्ति होती रही, ये अपनी घाटियों को गहरा करती रही और बहती रही। तल इनका और गहरा होता गया। ये जो हिमालयन नदियों का तंत्र है, ये पूर्ववर्ती नदियों का अफवाह तंत्र का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। पूर्ववर्ती नदियां आप भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे क्या होती हैं। ये ऐसी नदियां होती हैं जो अपना मार्ग कंटिन्यू वही रखती हैं, मार्ग बदलती नहीं हैं। इनके रास्ते में अगर उतार चढ़ाव आते हैं, भूतल में कोई परिवर्तन होता है, तो ये वहां अपने तल को और गहरा करती हुई और बहती रहती हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे प्रायद्वीपीय नदियों की तरफ। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो बहुत ही, उनकी जो घाटियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं, उथली होती हैं। और तो ये जो चौड़ी और उथली घाटियां होती हैं, ये संकेत करती हैं कि ये नदियां काफी पुरानी हो चुकी हैं और इनके जो मार्ग हैं उनमें काफी लंबे टाइम से कोई चेंजेस नहीं आए हैं। और ये वृद्ध नदियां हैं, प्रौढ़ नदियां जिन्हें हम कह सकते हैं। इन नदियों की जो घाटियां हैं उनकी ढाल भी काफी कम है और बहुत तेजी से भी ये बहती नहीं है। और पार्श्ववर्ती जो अपर्दन है, कटाव है, वो ज्यादा करती हैं बजाय कि अपनी घाटी को गहरा करने के। और इसके अलावा जो अधिकांश नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, वो पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली काफी छोटी छोटी नदियां हैं। ये दो नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं, ये इसका अपवाद है। पश्चिमी घाट यहाँ पे जल विभाजक का कार्य करता है। ये जो पश्चिमी घाट है, इसके पश्चिम से निकलने वाली नदियां सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और उसके पूर्व से निकलने वाली छोटी छोटी नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। तो ये था भारत का जो अफवाह तंत्र है, उसका दो भागों में हमने विभाजन करके देखा कि हिमालयन नदियां और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और वो वर्तमान में किस रूप में हमें देखने को मिलती हैं।
अब हम चर्चा करते हैं अलग अलग जो नदी तंत्र हैं उनका। ये भारत का अपवाह तंत्र है। ये जो रेखा आप इसमें दिखाई देख रहे हैं, ये जल विभाजक है। इसे भारत का महान जल विभाजक हम कह सकते हैं। इस जल विभाजक के पूर्व की ओर से जो नदियां निकलती हैं वो सभी अरब सागर में गिरती हैं, और पश्चिम की ओर से जो नदियां निकलती हैं वो सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आप इस मानचित्र में देख पा रहे हैं कि अधिकांश जो बड़े नदी तंत्र हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले हैं, और सिंधु नदी इसका अपवाद है। सिंधु नदी बहुत ही बड़ा नदी तंत्र है जो कि भारत से निकल करके फिर पाकिस्तान से होते हुए और अरब सागर में गिरता है। बाकी छोटी छोटी नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं सिंधु अपवाह तंत्र की। ये सिंधु अपवाह तंत्र है। ये भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, ये वाला जो एरिया है, इसको सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो अपवाहित करती हैं। अकेली सिंधु नदी ही लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अपवाहित करती है। इसके अलावा सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम जो है वो इसकी सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सिंधु नदी को देख लेते हैं। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और ये 320 किलोमीटर बहने के बाद में अपने उत्पत्ति केंद्र से और जम्मू कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है, और गोर्ज बनाती हुई कैलाश पर्वत को कई बार पार करती है। इसके अलावा इसके बारे में वैसे मैं सभी जो ये टॉपिक्स हैं इनकी पीडीएफ आपसे शेयर करूंगी, तो आप काफी विस्तार से उनमें पढ़ सकते हैं। इसके बाद में ये अटक के पास में लद्दाख और गिलगित से बहती हुई पर्वतीय प्रदेश से बाहर निकल जाती है, और यहीं पर इसमें अफगानिस्तान में काबुल नदी इसमें मिल जाती है। और इसकी जो प्रसिद्ध सहायक नदियां हैं सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये मिलकर के पंच नद बनाती हैं। ये निकलती सभी अलग अलग जगह से हैं और बाद में सभी आपस में मिल जाती हैं, और सभी फिर ये सामूहिक रूप से मिल करके यहाँ पे और फिर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और अरब सागर में गिरने से पहले ये नदी काफ़ी बड़ा डेल्टा भी बनाती है, और वर्तमान में ये नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंधों में तनाव चल रहा है उसको लेकर के थोड़ा चर्चा में रहती है, क्योंकि ये भारत से निकलती है तो भारत को, पाकिस्तान को जो जल प्राप्त होता है उस पे भारत ने थोड़ा प्रतिबंध लगा रखा है, जिससे पाकिस्तान में इसकी जल आपूर्ति में कमी आई है। झेलम नदी की बात हम जहाँ करते हैं ये वेरीनाग के निकट और कश्मीर घाटी से निकलती है, और कश्मीर में बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ इसमें आकर के मिलती हैं। इनमें सबसे फेमस जो है वो लिद्दर नदी है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में 170 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है झेलम नदी, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और बाद में ये यहाँ पे चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा कहा जाता है, चिनाब नदी को, और ये इस 2 ब्रांचेज के रूप में निकलती है चिनाब नदी। एक को कहा जाता है चंद्र और दूसरे को कहा जाता है भागा, चंद्रभागा। और ये पीर पंजाल में गहरा गौर्ज बनाती है चिनाब नदी, और यहाँ पे ये झेलम और रावी का जल प्राप्त करती है, और फिर बाद में ये सतलज नदी में मिल जाती है। रावी नदी की बात करते हैं। रावी नदी
निकलती है रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है रावी नदी और संकरी घाटी बनाती हुई ये धौलाधर श्रेणी में गहरा गौर्ज बनाती है। उसके बाद ये माधोपुर में मैदान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान में मुल्तान के निकट ये चिनाब नदी में मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्यास नदी की। ये व्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग दर्रे में जो स्थित है व्यास कुंड वहां से, और धौलाधर पर्वत में ये भी गहरा गौर्ज बनाते हुए निकलती है। और पंजाब में जो हरिके नाम का स्थान है उसमें ये सतलज में जाके मिल जाती है। ये व्यास नदी है, ये सतलज में हरिके नाम की जगह पे मिल जाती है। हरिके बैराज आपने नाम सुना होगा, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, तो वहां पे ये नदी सतलज में मिल जाती है। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं सतलज नदी की। ये इसका जो उद्गम स्थल है वो कैलाश पर्वत में और मानसरोवर झील के पास में जो राक्षस ताल है वहां पे है। ये पश्चिम दिशा में बहती हुई और शिपकीला जो दर्रा है उसके निकट हिमालय में गहरा गार्ज बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और बहुत ही बड़ा ये महाखड्ड बनाती है, जिसकी तुलना जो ग्रांड कैनियन है संयुक्त राज्य अमेरिका में उससे की जा सकती है। और इस पे सतलज नदी पे वर्ल्ड फेमस भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है और हरि के नाम के स्थान पे इसमें ये व्यास नदी मिल रही है। और ये नदी जो है वो फाजिल्का, फिरोजपुर से लेकर के फाजिल्का तक भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। और फिर ये सभी नदियों का जल इकट्ठा करती हुई चारों जो बाकी की नदियां हैं, और पाकिस्तान में मिथनकोट नाम का एक स्थान है यहाँ पे, और उसमें सिंधु नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है, जिसमें से 1050 किलोमीटर भारत में है। तो ये था सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में, झेलम का वेरीनाग, और चेनाब नदी बारालाचा दर्रा है उससे निकलती है, रावी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, व्यास भी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, और सतलज नदी मानसरोवर झील के पास में जो राक्षस ताल है वहां से निकलती है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में केवल ये 709 किलोमीटर में बहती है। झेलम नदी 724 किलोमीटर, चेनाब नदी 1180। पूछ लिया जाता है कि इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है पंच नदी में से, तो सबसे लंबी नदी सतलज नदी है जिसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है, और सबसे छोटी नदी है वो व्यास नदी है जिसकी लंबाई 460 किलोमीटर है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।